तो गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अपर मून 1 कोकोशिबो के सामने मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो तोकितो की एक भी टेक्निक काम नहीं कर पा रही थी। कोकोशिबो ने पहले म्यूचिरो का हाथ काट दिया और फिर उसी की तलवार से उसे पिलर में गाथ दिया। इसके बाद गेने ने कोकोशिबो पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाली नजर से कोकोशिबो उसके शरीर का राज समझ गया। गेनिया डीमंस के फ्लेश को खाकर कुछ समय के लिए उनकी पावर को हासिल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कोकोशिबो के सामने गेनिया बिल्कुल ही बेबस था। पलक झपकाने से पहले ही कोकोशिबो ने उसके दोनों हाथ और शरीर को काट दिया, और जब वो गेनिया का सर काट कर उसे हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था, तभी विंड हाशिरा सानिमी ने बीच में आकर अपने छोटे भाई की जान बचा ली। तो अब सवाल ये है कि क्या सानिमी सच में अपर मून 1 का सामना कर सकता है, या फिर म्यूचिरो और गेनिया के बाद कोकोशिबो का अलग शिकार वही बनने वाला था। और इस फाइट में हम सानिमी की असली स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसका दर्दनाक पास्ट और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे ताकतवर हाशिरा की एंट्री भी देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइट शुरू होते ही कोकोशिबो पहली बार अपनी तलवार को पूरी तरीके से म्यान से बाहर निकालता है, और ये कोई नॉर्मल नेचुरिन स्वॉर्ड नहीं थी। तलवार का ब्लेड कोकोशिबो के अपने फ्लेश से बना हुआ था और उस पर भी छोटी छोटी आंखें लगी हुई थी, यानी कोकोशिबो के स्वॉर्ड भी उसके शरीर का ही एक जिंदा हिस्सा था। तलवार निकालते ही कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग का 5th फॉर्म, और एक ही पल में सानिमी के चारों तरफ ब्लेड कर्व्ड स्लैश के साथ अनगिनत छोटे छोटे क्रिस्टल मून ब्लेड्स फैल जाते हैं, और इन ब्लेड्स की साइज, डायरेक्शन, स्पीड हर सेकेंड में बदल रही थी। ये किसी फिक्स्ड पैटर्न में मूव नहीं कर रहा था, इसलिए इन्हें सिर्फ देख कर डॉज करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन सानिमी तुरंत उस टाइम पर अपने विंड ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म को यूज करता है, ताकि वो अपने आसपास की हवा का एक पावरफुल डिफेंस क्रिएट कर सके। और दोनों टेक्निक्स यहाँ पर टकराती है और पूरा रूम हवा और मून शेप्ड ब्लेड से भर जाता है। सानिमी इस अटैक से बच जाता है। वो समझ जाता है कि कोकोशिबो के हर एक स्लैश अपने साथ छोटे क्रिस्टल ब्लेड्स लेकर आते हैं। कभी वो ब्लेड्स लंबे हो जाते हैं तो कभी छोटे, और उनकी डायरेक्शन का कोई सेट पैटर्न नहीं है। सानिमी मन में सोचता है कि अगर उसके पास इतने सालों का बैटल एक्सपीरियंस ना होता तो वो पहले ही अटैक में मर चुका होता। और अब उसे ये भी समझ आ जाता है कि मार्क म्यूचिरो इतनी जल्दी कोकोशिबो से क्यों हार गया। और वही दूसरी तरफ कोकोशिबो भी सानिमी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। अपनी 6 आंखों की ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से वह सानिमी की मसल्स, ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट्स तक को देख सकता था। कोकोशिबो यहाँ पर मानता है कि सानिमी का शरीर और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक दोनों अपनी पीक कंडीशन पर है, लेकिन इतना सब देखने के बाद भी सानिमी डरने के बजाय स्माइल करता है। वह कहता है कि ऐसा डीमन जिसे मारने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़े, इसी तरह की फाइट का तो वो इंतजार कर रहा था। सानिमी यहाँ पर दोबारा कोकोशिबो की तरफ बढ़ता है और अपने विंड ब्रीदिंग का 2nd फॉर्म प्यूरिफाइंग विंड क्लैश का यूज करता है, जिसमें हवा के बड़े क्लोज शेप्ड स्लैशेस कोकोशिबो की तरफ जाते हैं। लेकिन कोकोशिबो यहाँ पर विदिन सेकंड में उन्हें अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। अब फाइट यहाँ पर क्लोज रेंज में आ जाती है। सानिमी लगातार अपने डायरेक्शन को बदलकर अटैक करता है, जबकि कोकोशिबो हर एक स्ट्राइक को बहुत ही कम मूवमेंट के साथ ब्लॉक कर रहा था। एक मूवमेंट पर कोकोशिबो सानिमी की स्वॉर्ड को रोककर उसे बैलेंस से हटा देता है, और अगर यहाँ पर नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन होता तो यही मर जाता। लेकिन सानिमी के पास अभी एक और ट्रिक थी। यहाँ पर जमीन पर गेनिया की छोटी नेचुरिन स्वॉर्ड्स पड़ी हुई थी। सानिमी उसे अपने दाएं पैर से उठाकर कोकोशिबो पर एक अनएक्सपेक्टेड अटैक करता है, यानी उसके दोनों हाथ बिजी होने के बाद भी उसने अपने पैर से तीसरे अटैक को क्रिएट कर दिया। गेनिया दूर से यहाँ पर सब कुछ देख रहा था। इतनी बुरी तरीके से कटे होने के बाद भी उसका ध्यान अपने भाई पर था, और म्यूचिरो जो कि अभी भी पिलर से टंगा हुआ था वह भी सानिमी को फाइट करते हुए देख रहा था। सानिमी का यानी प्रेडिक्टेबल फाइट स्टाइल देखकर कोकोशिबो को सेंगोकू एरा का एक पुराना विंड हाशिरा का याद आ जाता है। कई 100 साल पहले कोकोशिबो ने उस विंड हाशिरा के साथ फाइट करते हुए अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को इम्प्रूव किया था, और सानिमी की मूवमेंट्स पल भर के लिए उस पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देती है। लेकिन ये सब चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलता। सानिमी के अटैक का टिप बस थोड़ा सा मिस होता है, और इसी छोटी सी गलती का फायदा कोकोशिबो तुरंत उठा लेता है। सानिमी को महसूस होता है कि वह सिर्फ 1 इंच की वजह से मौत से बचा है। कोकोशिबो इतना फास्ट था कि सानिमी अपनी आंखें तक ब्लिंक नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर कोकोशिबो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और यूज करता है मून ब्रीदिंग का 6th फॉर्म। इस पर पूरा का पूरा रूम अनगिनत बड़े स्लैशेस और क्रिस्टल ब्लेड से भर जाते हैं। पिलर्स और फ्लोर कटने लगते हैं। सानिमी यहाँ पर डिफेंस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारे अटैक्स रोकना इम्पॉसिबल था। कई ब्लेड उसके चेस्ट, शोल्डर्स और पेट को गहरा काट देते हैं। अटैक खत्म होने के बाद रूम का काफी हिस्सा टूट चुका था। गेनिया का धूल और टूटे हुए पिलर्स के बीच सानिमी दिख नहीं रहा था। वह घबरा कर बार बार अनिकी यानी कि बड़े भाई को पुकार रहा था। फिर सानिमी यहाँ पर धूल के बीच से बाहर आता है, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। उसके पेट के घाव इतना गहरा था कि अगर वह ज्यादा मूव करता तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ सकते थे। कोकोशिबो शांत आवाज में कहता है कि सानिमी ने अब तक काफी देर तक उसका सामना किया, लेकिन अगर वह इसी हालत में मूव करेगा तो उसका शरीर खुद ही जवाब दे देगा। तभी यहाँ पर कुछ अजीब होता है। कोकोशिबो की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। उसके मूवमेंट्स एक पल के लिए अनस्टेडी हो जाते हैं, जैसे उसे नशा हो रहा हो। सानिमी के चेहरे पर दोबारा स्माइल आ जाती है। वह बताता है कि उसका ब्लड नॉर्मल नहीं है, उसके पास मारेची यानी बहुत रेयर ब्लड है। जिस तरह कैट्स पर सिल्वर वाइन का नशा होता है, उसी तरह सानिमी के ब्लड की स्मेल डीमंस के सेंसेस को डिस्टर्ब कर देती
होती है और सानिमी का ब्लड नॉर्मल मारिची से भी ज्यादा रेयर था। सानिमी कहता है कि अच्छा हुआ उसका ये खून सिर्फ छोटे डीमंस पर नहीं बल्कि अपर मून पर भी काम करता है। अब तक सानिमी खुद कोकोशिबो के अटैक से बच रहा था, लेकिन अब उसका खून भी एक वेपन बन चुका था।